हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 12 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। मुझे सजेशन आया था कि अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखो, तो गाइस मैं अपना पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी स्पीड स्लो रखूँ, बट शायद मेरी आदत ऐसी है। तो चलो मुझे कोऑपरेट करना। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो उसको 0.75 पे देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं स्पीड स्लो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। और बच्चों ने ये भी बोला था कि मैम जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए हम फिर भी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज टूल। तो गाइज अभी क्या है, देखो पहली बात आपको बता दूं, तो गाइज ये GS3 की न्यूज़ बनेगी क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये GS3 के अंडर आएगा। देखो ये जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ये पहला असेसमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, क्लाइमेट रेलेवेंट पैरामीटर्स को लॉन्च किया है 2019 में। किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में किया था। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि किस तरह से हमारी जो इंडिया की सिटीज़ हैं, हमें उनको किस तरह से बना सके ताकि हम क्या कर सके, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे हम उस चीज़ को क्या कर सके, कंपार्ट कर सके, एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सके, एक ऐसा रोड मैप बना सके इंडियन सिटीज़ के लिए ताकि हम क्लाइमेट चेंज को कंबाट कर सकें और हम अपने जो एक्शंस हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे हम सस्टेनेबल वे में करें। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी अगर हम अर्बन प्लानिंग करें या डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच से उस चीज़ को इनकलकेट करें। मतलब कि क्लाइमेट सेंसिटिव मतलब यही है कि क्लाइमेट पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, सस्टेनेबल वे में हमें कोई भी प्लानिंग करनी है या डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, जो फ्रेमवर्क की जो बनाया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसमें मिले 28 इंडिकेटर्स हैं। हाउएवर ब्रॉड इंडिकेटर्स अगर देखा जाए तो 5 इंडिकेटर्स हैं, जैसे एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। देखो गाइस, ग्रीन बिल्डिंग्स में क्या होता है, कुछ हमारा कोई बिल्डिंग कोड यूज़ करते हैं हम, उससे क्या होएगा ताकि वेंटिलेशन बनी रहे, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बनी रहे, अर्बन प्लानिंग, ठीक है, इस तरह से करनी है। ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, तो गाइस इसका तो आप समझ ही गए होंगे, ग्रीन कवर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, एफोरेस्टेशन करना है। मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी हमारी अच्छी बनी रहे, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन 5 फ्रेमवर्क पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी सिटी है वो स्मार्ट सिटी है। देखो क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ है, इसके अंडर किसके अंडर है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि UPSC इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी पूछ लेती है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ है, जो किसके अंडर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, वो इसे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट न्यूज़ होगी। उसके बाद क्या, एक स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज है। देखो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज क्या है, देखो स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज में ये एक्चुअली किसका इनिशिएटिव है, ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ही इनिशिएटिव है। इसका एम यही है कि हम अपनी सिटीज़ को इंस्पायर बना सकें ताकि वहाँ हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें वॉकिंग फ्रेंडली, मतलब कि आप इजीली वहाँ पे चल सको, मतलब धूल मिट्टी ना हो, इस तरह के हम क्या करना है, वॉकिंग फ्रेंडली क्या बनानी है, स्ट्रीट्स बनानी है, वाइब्रेंट स्ट्रीट्स बनानी है थ्रू क्विक, इनोवेटिव एंड लो कॉस्ट मेथड। तो अगर आप टीवी देखते हो, या टीवी तो देखते होंगे, आप देखते हो कि फॉरेन की रोड्स में मैक्सिमम पेडिस्ट्रियंस होते हैं, कितनी आराम से लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है। तो इसी का यही एम है कि हमें क्या करना है, जो अपनी स्ट्रीट्स हैं उसे वॉकिंग फ्रेंडली बनानी है, वाइब्रेंट स्ट्रीट्स बनानी है। इसमें चैलेंज यही कि हमें हर सिटी को सिलेक्ट करेंगे वन फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट। देखो वन फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट का मतलब ये है, देखो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या होता है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मेनली ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम कोई रिसर्च या डेवलपमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजिकली या साइंटिफिकली उस प्रोजेक्ट को हम डेवलप करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक सिटी को टेस्ट करेंगे और एटलीस्ट वहाँ पे वन फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे, और फिर हम देखेंगे उसकी वहाँ पे लाइवेबिलिटी कितनी एनहेंस होती है, मतलब कि ये प्रोजेक्ट के बाद वहाँ पे लाइवेबिलिटी कितनी एनहेंस होती है। स्ट्रीट्स जहाँ पे हाई फुटफॉल जोन्स हैं उन्हें पोटेंशियल लोकेशन माना जाएगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। फिट इंडिया मिशन और साथ में जो इंडियन प्रोग्राम फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी है, वो भी स्मार्ट सिटी मिशन के साथ पार्टनर किया है इस चैलेंज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं, इंडिया चाइना एग्री ऑन 5 पॉइंट प्लान फॉर रिजॉल्विंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ। तो गाइस आपको पता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी टाइम से बॉर्डर टेंशन बनी हुई है। तो इसमें क्या है, अभी इन्होंने क्या किया है, कुछ रिजॉल्व किया है, मतलब निगोशिएट किया है। तो गाइस ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आ जाता है, GS2 के अंदर आ जाता है। तो गाइस एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों कंट्रीज के, दैट इज इंडिया के भी चाइना के भी, उन्होंने मीटिंग करी है किसके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइडलाइंस पे। कहाँ पे करी है मीटिंग, मॉस्को में की है। और उन्होंने कहा है कि जो स्टैंड ऑफ है ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। देखो गाइस वॉर क्या कभी भी किसी के इंटरेस्ट में नहीं होता, इवन जो बंदा जीतता है उसके भी इंटरेस्ट में वॉर कभी नहीं होता। तो उन्होंने यही बोला है कि जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, आमने सामने हो रही है, वो ना ही तो इंडिया के इंटरेस्ट में और ना ही चाइना के इंटरेस्ट में है।
इसलिए क्या है उन्होंने 5 पॉइंट प्लान बनाया, जिसमें वो क्या करें, उनका मकसद यही है 5 पॉइंट प्लान बनाने का, ताकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो टेंशन हो रही हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकें, जहाँ पे इंडिया और चाइना के ट्रूप्स ऑलरेडी क्या है 4.5 महीने से क्या वहाँ पे आमने सामने खड़े हैं, बीच में दूर हो गए थे, लेकिन अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि द्वारा क्या है वो स्टैंड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स क्या है, फॉलो कंसेंसस। देखो गाइस, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को फॉलो करो। तो इसमें यही है कि अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस को डेवलप करने में जो भी लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, अपना एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हम उनकी गाइडेंस लेंगे, ये नहीं कि जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं हम उन्हें क्या करें, डिस्प्यूट्स में बदल दें। तो हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे क्या है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्प्यूट्स में बदले। दूसरा है टॉक एंड स्टेप है। ट्रूप्स के हैं जो मतलब कि हमारी जो मतलब कि मिलिट्री है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, डायलॉग्स करें, बातचीत करें, लेकिन उन्हें क्या है कि प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, ताकि टेंशन ना मतलब बनी रहे। सो टेंशन ना हो, मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के बॉर्डर में घुस जाओ, ऐसा मत करना। एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करो और टेंशन ताकि क्या मतलब कि बढ़े ना। रिस्पेक्ट एग्रीमेंट, भाई जो भी आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं इंडिया चाइना के बाउंड्री अफेयर्स में, उसको रिस्पेक्ट करो और ऐसा कोई भी एक्शन ना करो जिसकी वजह से क्या डिस्प्यूट में वो मैटर बदल जाए। हमें क्या करना है, डायलॉग मैकेनिज्म को यूज़ करना है। क्योंकि डायलॉग मैकेनिज्म क्या होता है, लाइक आप दो दोस्त हो, अगर आप में कोई लड़ाई हो जाती है, जब तक आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, निगोशिएट नहीं कर सकते, तो आप अपनी लड़ाई को रिसोल्व नहीं कर सकते। उसी तरह ये है कि अगर आपके इंडिया और चाइना में कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं तो आप क्या करो, डायलॉग करो, बातचीत करो। किस तरह से करोगे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के थ्रू करो, मीटिंग्स करो, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी हमारे बॉर्डर अफेयर्स हैं, जैसे बॉर्डर से रिलेटेड जो टेंशन हैं उन पर कंसल्ट करो, कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। इससे क्या हर सिचुएशन का हल आएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड, देखो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंस दोनों कंट्रीज़ में बिल्डअप कर सकें, ताकि हम जो अपनी पीस है उसे एनहेंस कर सकें। तो गाइस, बहुत कहना आसान होता है घर बैठे कि वॉर करना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारी इकोनॉमी आपको भी पता है चाइना पे कितनी डिपेंडेंट है, और चाइना के भी हमारे इंडिया पे बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ आता है, इंडिया होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के साइडलाइंस में क्या है, इंडिया और चाइना में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। हाउएवर दोनों साइड्स ने अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं गिव करी है, इसलिए देर इज़ नो मेंशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यू अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसलिए लेकिन आगे अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कब जो स्टेटस जो पहले जैसा है वो रिस्टोर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन असिस्टेंसी ऑन द राइज अक्रॉस द ग्लोब। तो गाइज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाएगा सेक्शन, तो ये भी GS3 का टॉपिक होएगा। तो गाइज अभी क्या है, लैंसेट ने एक स्टडी पब्लिश करी है, उन्होंने बोला कि जो वैक्सीन असिस्टेंसी के जो केसेस हैं वो 2015 से 2019 के बीच में क्या है, बढ़े हैं। तो गाइस वैक्सीन असिस्टेंसी क्या होता है, जब वैक्सीन अवेलेबल हो भी लेकिन उसके बावजूद भी आप वैक्सीन लेने से मना करो या फिर वैक्सीन लेने में क्या करो, डिले करो, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन असिस्टेंसी, ठीक है। तो कोई कॉम्प्लेक्स है और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। कॉम्प्लेक्स या कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब यही है कि ये टाइम, प्लेस और वैक्सीन्स पे क्या करती है, वेरी करती है। मतलब देखो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ये होता है कि आपकी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है कि कहीं पे तो आप मतलब कि वैक्सीन उसके अकॉर्डिंग क्या वैक्सीन असिस्टेंसी मतलब वेरी करती है। WHO ने डिक्लेयर किया जो वैक्सीन असिस्टेंसी की वजह से किया, ये एक वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट्स है जिसकी वजह से जो ग्लोबल हेल्थ है वो क्या कर सकती है, बेकार हो सकती है। देखो ये किस किस की वजह से होती है, वैक्सीन असिस्टेंसी के क्या क्या कोज हैं। देखो पहली बात तो कोज यही है कि इंडिविजुअल और ग्रुप की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब कि किसी का पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो वैक्सीन लेते हुए कि उसे डर रहता है कि वैक्सीन लेने से, हेल्थ सिस्टम या प्रोवाइडर ट्रस्ट की वजह से। दूसरा है कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस मैंने आपको भी बताया, सराउंडिंग का जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिलीजन, कल्चर, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक्स, तो उसका भी कोई इन्फ्लुएंस रहता है। या वैक्सीन स्पेसिफिक इशूज़, कहीं यहाँ का लगता है कि रिस्क ना हो कहीं वैक्सीन लेके, या एडमिनिस्ट्रेशन का मोड, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी फाइंडिंग क्या किया है जो WHO ने, फाइंडिंग ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो कम्युनिकेशन है बैड साइंस की, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो वैक्सीन असिस्टेंसी है वो बढ़ रही है। इन्होंने ये बात की है कि वैक्सीन असिस्टेंसी इतनी बढ़ रही है, इसकी वजह से जो डिजीज़ हमने सोचा था कि हम एलिमिनेट कर चुके हैं वो द्वारा क्या आ रही, रिसर्जेंस हो रहा है, मतलब कि उनका द्वारा क्या हो रहा है, वापस वो आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, USA में 2019 में रिपोर्ट किए गए हैं 1200 मीसल्स के केस, जो कि सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 1992 में। अब अगर हम वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, हाईएस्ट है। सजेशंस यही है कि हमें क्या करना है, एक्टिव वैक्सीन सेफ्टी सर्विलेंस में इन्वेस्टमेंट करना है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकें, लोगों को क्या कर सकें, अवेयर कर सकें, ठीक है। हमें क्या करना है, कंटिन्यूस मॉनिटर करना है जो पब्लिक की परसेप्शंस है, मतलब पब्लिक क्या सोचती है, आम जनता क्या सोच रही है, या क्यों इतना वैक्सीन असिस्टेंसी हमारी बढ़ रही है, तो उसको मॉनिटर करना है। और हमें क्या करना है, एक रैपिड एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को भी क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू इम्पोज एंड एनफोर्स स्ट्रिक्ट लॉज टू कर्ब इलीगल साइन माइनिंग। तो कहती है अगेन क्या एनवायरमेंट के अंडर टॉपिक आता है, तो GS3 के अंदर कवर होता है।
एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये सारे आपके GS3 के अंडर कवर होते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये तीनों टॉपिक्स एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स की नज़र से, क्योंकि ये तीनों के बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही बनते हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री स्टैटिक है, ठीक है। पॉलिटी है, पॉलिटी में भी ये है कि वो स्टैटिक है, लेकिन ये है कि कुछ उसमें चेंज होता रहता है, तो वो क्या है, कुछ करंट अफेयर से बनता है, कुछ स्टैटिक पार्ट से बनता है, लेकिन जो इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, ये मेनली क्या है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स ले लो आप, चाहे मेंस में ले लो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या है अभी क्या है, देखो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को बोला है जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसके रिलेटेड आप कुछ लॉ बनाओ। अब देखो इलीगल माइनिंग की वजह से क्या होता है, पहली बात तो ऑफकोर्स जो स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका लॉस होता है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका भी डिग्रेडेशन होता है। मिनिस्टर ने अपील करी है कि हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल वे में सैंड माइनिंग करनी चाहिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका डिप्लीशन ना करें। सैंड क्या, माइनर मिनरल, तो कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सैंड कैसा मिनरल है, सैंड माइनर मिनरल है और किसके अंडर है, ये भी पूछ लेते हैं, क्या इसको डिफाइन किया गया अंडर दिस एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई किया हुआ है, किसके अंडर है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर है, और इसलिए किसके अंडर आता है, स्टेट रेगुलेशंस के अंडर आता है। मतलब कि इसको अगर रेगुलेट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लॉज बनाती है। जो MMDR एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप रूल्स फ्रेम करो और इस जो इलीगल माइनिंग हो रही है इसे प्रिवेंट करो, ठीक है। अब हमें सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की ज़रूरत क्यों है, तो सस्टेनेबल वे में सैंड माइनिंग का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अपना जो एनवायरनमेंट है उसे डिग्रेड नहीं करना है। तो इसलिए करना है क्योंकि भाई जो रिवर का इक्विलिब्रियम है वो बना रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जो उसका नेचुरल फ्लो है वो बना रहे, उसमें इतना पानी रहे कि एटलीस्ट वो अपनी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सस्टेन कर सके, ठीक है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर सके, वो कंजर्व कर सके। दूसरा है कि जो रिवर के फ्लो में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तीसरा ये कि जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आता है, अगर नेचुरल फ्लो बना रहेगा रिवर का तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है वो भी क्या होगा, प्रिवेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हमें सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की ज़रूरत है। अब सस्टेनेबल माइनिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं, पहली बात तो क्या, सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क ऑन एनहांसमेंट मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग आया था 2020 में। इसमें क्या गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं ताकि जो सैंड माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भी आई थी, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है किसके फंड्स के अंडर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो क्या जो इसके अंडर जो फंड होता है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, जब कोरोना आया था तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोल दिया था कि आप जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर जो पैसा है, फंड है, उसको आप क्या है हमारी जो जनता की भलाई में लगा सकते हो, लाइक माइग्रेंट्स की हेल्प कर सकते हो, या फिर हॉस्पिटल्स में जो आपको फंड अगर यूज़ करना है तो आप ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम मेनली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग अफेक्टेड एरिया, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम या डेवलपमेंट अल्टरनेटिव टू सैंड, ठीक है। तो गाइस इसमें यही था। आगे बढ़ते हैं। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट। जो क्या सबसे पहले आपको पता होना जो DPIIT है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। बाकी गाइस कई इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये GS3 से रिलेटेड है। तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो हमने क्या करा है, हर एक स्टेट्स को क्या है, उन स्टेट्स में कितना स्टार्टअप का एनवायरनमेंट है, क्या इकोसिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, स्टेट्स को रैंक किया। तो अब रैंक करने का एम क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस शो करते हैं, ताकि भी हर एक स्टेट क्या है एक दूसरे को देख के क्या है, मतलब कि उसको एनर्जी मिले कि हाँ यार मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। इसमें मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ानी है, ठीक है, ताकि जो स्टेट्स हैं या जो यूनियन टेरिटरीज है वो अच्छा वर्क कर सकें अपने जो स्टेट में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसे अपलिफ्ट करने के लिए। इससे क्या होएगा, हम क्या करते हैं स्टेट्स को म्यूचुअल लर्निंग के लिए भी इंकरेज करते हैं, मतलब कि हाँ यार तुम मेरे स्टेट से कुछ अच्छा सीख, मैं तेरी स्टेट से कुछ अच्छा सीखता हूँ, टेक्नोलॉजी आप शेयर कर सकते हो और हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में या इंप्लीमेंट करने में। तो वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। मोर देन अगर देखा जाए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अभी हमने 36,000 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी रिकॉग्निशन दे रखी है। 29 स्टेट्स और यूटीज़ में ऑलरेडी स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसी है। अगर हम रैंकिंग देखा जाए तो मेनली 7 ब्रॉड एरियाज़ पे देते हैं, बाकी इसमें 30 इंडिकेटर्स हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यही है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको कितना अच्छा सपोर्ट दे रहा है। लाइक अगर आपको यार कोई फंडिंग चाहिए या आपको कोई मतलब कि लोन चाहिए तो आपको वो बैंक कितना अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। ईज इन कॉम्प्लायंसेस मतलब कि यार रजिस्ट्रेशन करना या जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, पेपर वर्क है, वो कितना ईजी है, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या। इंक्यूबेशन सपोर्ट का मतलब ये होता है कि बिजनेस सपोर्ट आपको कितना ईजिली मिल रहा है। सीड फंडिंग सपोर्ट देखो, सीड फंडिंग ये होती है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंडिंग होती है कि आपको उसके लिए आपके जो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या फिर जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसमें आपको फंडिंग सपोर्ट मिल रही है या नहीं, तो इन सब चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी X में और कैटेगरी Y में। अभी क्या टोटल 22 स्टेट्स और 3 यूटीज़ ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है।
हर एक कैटेगरी में हमने 5 जगह में मतलब कि डिवाइड किया स्टेट्स को, मतलब कि बेस्ट परफॉर्मर में, टॉप परफॉर्मर में, लीडर्स में, एस्पायरिंग लीडर्स में, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो गाइस जो कैटेगरी देखो कैटेगरी एक्स में क्या है, देखो देख सकते हो बेस्ट परफॉर्मर कौन से गुजरात है, बाकी टॉप परफॉर्मर कौन से कर्नाटक और केरल है, और लीडर्स कौन से हैं बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान है। एस्पायरिंग लीडर्स कौन से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। बाकी अमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब कि वहाँ अमर जो है वो कोई आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, दिल्ली, असम। ठीक है, कैटेगरी वाई में क्या है, इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, चंडीगढ़ क्या है इसमें लीडर है, नागालैंड क्या है इसमें एस्पायरिंग लीडर है, मिजोरम और सिक्किम इसमें आते हैं अमर्जिंग स्टार्टअप में। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, 5 तरह से हमने डिवाइड किया है, और इसमें अभी कितने 22 स्टेट्स और 3 यूटीज ने क्या किया पार्टिसिपेट किया हर एक। ठीक है, हमने बताते हैं अब हमने क्या आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए क्या है गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि स्टार्टअप्स को आपको फोकस करना पड़ेगा री इमेजिंग प्रोडक्ट्स थ्रू इनोवेशन एंड डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्या स्टार्टअप का मतलब ही क्या होता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है या कुछ ना कुछ इनोवेट किया है। ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी है जो डिस्रप्टिव हो, मतलब कि बिल्कुल मॉडर्न हो, ऑन द टाइम हो। हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी अभी जो एग्जिस्टिंग में है उसे रीडिज़ाइन करना है, री इंजीनियर करना है उन प्रोसेसेस को। ठीक है, ताकि जो ओल्ड एज प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो रेगुलेशंस हैं उन्हें क्या कर सके, रिफॉर्म कर सके। और हमने पीपल सेंट्रिक आइडियाज़ पे करना है, वर्क करना है। ठीक है, रिसेंट जो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं ताकि हम स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सकें, तो भाई स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट कर रखी है, एस्पायर स्कीम स्टार्ट कर रखी है, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, ये सब कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो उन्होंने इंडिया में स्टार्टअप के इकोसिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेरो सर्वे रिजल्ट डिक्लेयर। तो क्या सेरो सर्वे क्या होता है, देखो मेनली सेरो सर्वे में क्या होता है कि हम रैंडमली क्या करते हैं, कुछ लोगों का कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, उनके ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि यार उसमें वायरस है या नहीं। तो ऐसे क्या है, देखो सेरो सर्वे में क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, मेनली ब्लड सीरम का टेस्ट लेते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मेनली करते हैं। तो भाई ये जो सेरो सर्वे किया था ICMR ने, वो कब किया था, 11 मई से 4 जून तक के बीच में किया है, 21 स्टेट्स में किया है, ये देखने के लिए भी किसको कोरोना वायरस है या नहीं। तो फाइंडिंग्स में यह है कि जो 0.73% अडल्ट थे वो कोरोना वायरस एक्सपोज है, मतलब कि आप देख सकते हो कि इसका रेट बहुत कम है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस बहुत खतरनाक है, मतलब कि ठीक है वो क्योंकि बन गई है, पैंडेमिक तो है ही, लेकिन ये है कि इसका जो रेट है वो बहुत कम है। इंडिया में सिर्फ 0.73% अडल्ट हैं, जो अगर सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए मतलब नियरली 6.4 मिलियन इन्फेक्शन। अगर अब नंबर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, 64 लाख पीपल इन्फेक्ट है। अगर हमने देखा जाए सीरो पॉजिटिविटी मतलब कि है कि जितने हमने टेस्ट किए उसमें से जो पॉजिटिव केस निकलता है तो हाईएस्ट जो 18 to 45 है, मतलब कि इस एज ग्रुप के बीच में जितने हमने टेस्ट लिए तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव केस निकले वो इस एज ग्रुप के बीच में से निकले, और बाकी जो सबसे कम केस जो पॉजिटिव निकले वो अबव 60 के एज में निकले। तो आप देख सकते हो 17.2%। ठीक है, तो ये इस न्यूज़ में था। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछ सकता है कि कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, और किसके साथ मिलकर किया है, कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उन दोनों ने ये इकट्ठे मिलकर क्या किया, रिलीज़ किया। तो वो इकोनॉमी फ्रीडम नाम से समझ में आ रहा हो कि आपकी कंट्री में आपको कितनी इकोनॉमिकली फ्रीडम मिली हुई है, मेरी इंडिविजुअल की कितनी एबिलिटी है कि मैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद बना सकूं। अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है तो मैं अपने डिसीजन कितने बना सकता हूँ बाय एनालाइजिंग पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। मैंने सपोज किया कि चलो यार मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले फिर मुझे आएगा कि यार मुझे फंड भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इस सब चीज़ों से क्या है, इस कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये मेजर करेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स पे देखता है, जैसे रेगुलेशन कैसी है वहाँ पे, फ्रीडम टू ट्रेड कितनी है, गवर्नमेंट का क्या साइज़ है, प्रॉपर्टी राइट्स कितने हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन, इन सबको मेजर करता है। तो इंडिया का जो रैंक है वो 105 है आउट ऑफ 162 कंट्री, जबकि 2018 में रैंक 79 था। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया का रैंक कितना बेकार हुआ है इकोनॉमिक फ्रीडम में अगर देखा जाए। हांगकॉन्ग ने लिस्ट में टॉप किया, बाकी जो सेकंड नंबर पर वो सिंगापुर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, देखो गाइस क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज में क्या है, अभी क्या है कि इसके अंदर क्या है, जो मेंबर्स जो मतलब कि हम अपॉइंट करते हैं तो उसमें क्या है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करती है। तो उसने क्या किया है, कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस को सेट किया है कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के अंदर जो मेंबर होंगे, उसके गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर होंगे, उनके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन सेटअप करिए। सपोज करो आपकी जॉब चाहिए तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल देते हैं ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो उसी तरह क्या किया है, इस जो बोर्ड है IBBI उसने मिनिमम क्वालिफिकेशन सेटअप करिए। देखो गाइस अगेन इंपॉर्टेंट आ जाती है कि ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर है। ठीक है, ये क्या करती है, मेनली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मतलब कि जो ऑफिशियल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनको देखते हैं, मॉनिटर करती है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को मॉनिटर करती है और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को क्या करती है, मॉनिटर करती है।
देखो आईपीएस क्या होते हैं, अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इनका क्या काम है, ये मेनली क्या करती है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनके कॉन्डक्ट को मॉनिटर करती है, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ कोई उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन लेती है, जो मेंबर्स उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं करते। ठीक है, जो आईपीए और आईबीए है वो किसके अंडर इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड 2016 के अंडर। इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर ETR 2020, जो गाइस जो रजिस्टर है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जो गाइस आपको नाम से पता चल रहा है, देखो ये क्या मेजर कर रही है कि इकोलॉजिकल थ्रेट मतलब कि एनवायरनमेंट के थ्रेट की वजह से क्या कौन सी कंट्रीज फेस कर सकती हैं आगे 2050 तक। ठीक है, ETR मेजर करती है कि कौन सी कंट्रीज हैं वो इकोलॉजिकल थ्रेट अभी फेस कर रही हैं और 2050 तक उनका थ्रेट कितना बढ़ जाएगा या क्या क्या हो सकता है। तो ये बताया इन्होंने, ये देखा कि अगर आपने अभी कोई पॉलिसीज़ ना इम्प्लीमेंट नहीं करी तो शायद क्या है 2050 तक वो क्या है बहुत ज़्यादा शॉक में गुजरेंगी। तो इसने मेनली क्या 3 क्लस्टर्स ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं इकोलॉजिकल की एनवायरनमेंट कंसर्न की वजह से। सबसे पहले उन्होंने लिखा साहेल हॉर्न बेल्ट ऑफ अफ्रीका, जो मोरिटानिया से सोमालिया तक जाती है, वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में है। दूसरा साउथर्न अफ्रीका बेल्ट में मेनली अंगोला से मडागास्कर, वो भी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है इकोलॉजिकल। और मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया बेल्ट में मेनली सीरिया से पाकिस्तान। तो ये 3 बेल्ट्स उसने कंसीडर करी हैं, आइडेंटिफाई करी हैं, जो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स में गुजर रही हैं। जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, पायलट बेसिस पे, मतलब कि अभी स्मॉल स्केल बेसिस पे देखा है, अगर उसे लगेगा कि सक्सेसफुल होगा तो उसे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इससे क्या होगा, ये पोर्टल डेवलप करके क्या लॉन्च करके जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरेटरी बन चुकी है जिसने क्या किया, अपने पोर्टल को लिंक कर दिया है सेंटर के पोर्टल के साथ, दैट इज द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो ये जो वेब बेस्ड रिड्रेसल प्रोड्यूसर है वो किसके अंडर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंडर है। लास्ट न्यूज़ आज की, भारत क्राफ्ट पोर्टल। तो गाइस भारत क्राफ्ट पोर्टल किया है, ये ई-कॉमर्स पोर्टल है, किसके द्वारा प्लान किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लास्ट ईयर किया गया था। इसमें क्या है, जो भी MSMEs के जो प्रोडक्ट हैं उनको मार्केटिंग में क्या करता है, काम करता है। हाउएवर लेकिन ये अभी तक भी ऑपरेशनल में नहीं है, क्यों, क्योंकि पहली बात क्या है, लैक ऑफ बिजनेस प्लान की वजह से, टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से और दूसरा फंड्स की शॉर्टेज की वजह से ये अभी भी क्या है, ऑपरेशनल में नहीं है। तो गाइस 12 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन खत्म हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।